प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अगला रूल ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्षकार को सुनो या सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता, इस पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। यह प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के अधिकार या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः ऑडी अल्ट्रम पार्टम वाली अवधारणा इस बात पर बल देती है कि किसी व्यक्ति को सुने बिना दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए। कॉमन लॉ के इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक न्याय निर्णय के संदर्भ में प्रक्रिया संबंधी युक्तियुक्त नियमों को सुनिश्चित करना है। इस नियम में मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा होगी। पहला नोटिस या सूचना और दूसरा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों में से जो पहली चीज हम चर्चा कर रहे हैं, नोटिस या सूचना, ये आपके जो प्रश्न पत्र है उसके सेक्शन बी में 7 नंबर में पूछा जा सकता है कि नोटिस से आप क्या समझते हैं। अब हम इसके ऊपर चर्चा आरंभ करते हैं। निर्णायक द्वारा प्रभावित पक्षकारों को कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व उचित सूचना दी जानी चाहिए ताकि पक्षकार अपना समुचित बचाव कर सके। कोई भी मामला शुरू होने से पूर्व निर्णायक का ये कर्तव्य बनता है कि वह प्रभावित पक्षकारों को समुचित सूचना या नोटिस दे, जिससे कि उन्हें मामलों की जानकारी हो सके और वह अपना बचाव कर सके। अब बात आती है कि इस नोटिस या सूचना, जिसकी की सूचना निर्णायक द्वारा दी जानी चाहिए, इनमें किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। तो पहला, नोटिस स्पष्ट, विशिष्ट एवं निश्चित होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी प्रकार की अनिश्चितता या एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रभावित पक्ष को नोटिस के जवाब देने का उचित समय मिलना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया है उसे जवाब के लिए उचित समय मिलना चाहिए। अब वो समय कितना हो, ये हर मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, नोटिस में केवल और केवल आरोपों का विवरण होना चाहिए। जहां किसी नोटिस में आरोपों के साथ दिए जाने वाले दंड का उल्लेख कर दिया जाता है तो वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि निर्णायक पूर्व में ही अपना फैसला कर चुका है। तो केवल और केवल आरोपों का उल्लेख होना चाहिए। नोटिस संबंधी औपचारिकताओं के बारे में कोई निश्चित मानक नहीं है कि नोटिस में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। जहां किसी विधि में नोटिस संबंधी स्पष्ट प्रावधान है वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां कहीं नोटिस दिए जाने वाले प्रावधान नहीं है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस दिया जाना चाहिए और उन नोटिस में निम्न बातों का विवरण होना चाहिए: आरोपों का, तथ्यों का विवरण, सुनवाई करने वाले अधिकारी का पद व अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की कार्रवाई का समय और स्थान। इन बातों का उस नोटिस में अवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। इसमें भी हम दो बातों को शामिल करेंगे: लिखित अथवा मौखिक सुनवाई और सुनवाई का उचित अवसर। लिखित अथवा मौखिक सुनवाई, प्रशासनिक विधि का ये एक सुस्थापित नियम है कि लिखित विवरण या स्पष्टीकरण देने का अधिकार ही पर्याप्त है। अतः ब्रिटेन व अमेरिका की तरह भारत में भी मौखिक सुनवाई का अधिकार ऑडी अल्ट्रम पार्टम का एक अनिवार्य अंग नहीं है और अपवादों स्वरूप ही व्यक्ति को मौखिक सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। ये उसकी अधिकार स्वरूप मांग नहीं कर सकता। इस संदर्भ में चीनी वर्सेज रजिस्ट्रार आंध्र विश्वविद्यालय का मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मामले में अपीलार्थी नकल करते हुए कागजों सहित पकड़ा गया। उसने लिखित में इस बात को स्वीकार भी कर लिया। विश्वविद्यालय ने उसे परीक्षा में बैठने के लिए 2 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उसने उसे
चुनौती दी और कहा कि विश्वविद्यालय ने इस मामले में उसे मौखिक रूप से सुने जाने का अधिकार प्रदान नहीं किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौखिक सुनवाई का अधिकार एक अधिकारवश मांग नहीं की जा सकती। निर्णायक के स्वविवेक पर यह निर्भर करता है कि वह मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौखिक सुनवाई का अवसर दे। इस मामले में विद्यार्थी द्वारा पकड़े गए नकल के कागज, उसके द्वारा लिखित में की गई स्वीकृति, विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांच आदि ही पर्याप्त है और ऐसे मामलों में उसे मौखिक सुनवाई का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां मामला जटिल है, तकनीकी है या नए तथ्य रिकॉर्ड में लिए जाते हैं, वहां व्यक्ति को व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत इसी में, सुनवाई का उचित अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। इसमें निम्न बातों को शामिल किया गया है। पहला, व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सुसंगत साक्ष्य सामग्री को स्वीकार करना। दूसरा, व्यक्ति के विरुद्ध प्रयुक्त सूचनाएं, साक्ष्य एवं सामग्री को प्रकट करना। तीसरा, प्रभावित पक्षकार को तथ्यों का खंडन व साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा, अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान करना, अर्थात रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। आपसे सिर्फ इस पे प्रश्न पूछा जाता है तो यह 4 बातों को शामिल करता है। व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत सुसंगत साक्ष्य सामग्री को स्वीकार करना। दूसरा, उसके विरुद्ध प्रयुक्त की गई सूचना, साक्ष्य सामग्री को प्रकट करना। उसे अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षा और खंडन करने का अधिकार देना और अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देना। अब हम एक एक बिंदु पर इसकी चर्चा करेंगे। पहला, सुसंगत साक्ष्य सामग्री को स्वीकार करना। साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार, यानी कि एक व्यक्ति अपने मामले में अपने बचाव हेतु जिन साक्ष्यों को प्रस्तुत करना चाहता है वह सुनवाई के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और उसे उस मामले से रिलेवेंट एविडेंस को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी हो। उन साक्ष्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए। बिंदु नंबर 2, सूचनाएं, साक्ष्य व सामग्री को प्रकट करना। एक व्यक्ति अपना अच्छा बचाव कब कर सकेगा? जब उस पक्षकार को ये अधिकार मिले कि उसके विरुद्ध प्रयुक्त की गई सूचनाएं, साक्ष्य एवं सामग्री को उसकी जानकारी में लाया जाए, अर्थात वे साक्ष्य, वे सूचनाएं जो उसे दोषी बना रहे हैं उनका खंडन करने हेतु उनका प्रकटीकरण उसके समक्ष किया जाए, जिससे कि वह अपना अच्छी तरीके से बचाव कर सके। तीसरा, तथ्यों का खंडन व प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार। उसके विरुद्ध जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है उनको खंडन करने का और क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उसका अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जहाँ तक क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रतिपरीक्षा का अधिकार है, ये मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, संबंधित विधि पर निर्भर करता है कि क्या उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार है या नहीं है। लेकिन सामान्य कसौटी यह है कि जहाँ व्यक्ति के अपने बचाव हेतु क्रॉस एग्जामिनेशन करना आवश्यक है, वहाँ उसे अपना प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया ही जाना चाहिए। जब तक कि उसे क्रॉस एग्जाम नहीं किया जा सकता, वह अपना बचाव अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। और लास्ट, चौथा बिंदु, अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। प्रशासनिक विधि में इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सामान्यतः जहां अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किसी कानून के द्वारा वर्जित नहीं है, अर्थात कोई कानून एडवोकेट के जरिए अपनी बात रखने का मना ही नहीं करता, वहां पर उसे यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपना पक्ष एडवोकेट के जरिए रखे। लेकिन जहां किसी विधि के द्वारा अधिवक्ता के जरिए अपनी बात को रखना वर्जित कर दिया गया है और जांच की प्रकृति ऐसी है कि अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, वहां ऐसा अवसर नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं माना जाता। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां किसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष वकील के जरिए मामले को प्रस्तुत कर रहा हो और दूसरे पक्षकार को इस अधिकार से वंचित किया जाता है, अर्थात एक पक्षकार तो अपना पक्ष अधिवक्ता के जरिए, अभियोजन पक्ष यानी कि सरकारी पक्ष जो है वह तो अपना मामले को वकील के जरिए पेश कर रहा है और दूसरे पक्षकार को
अपने बचाव हेतु अधिवक्ता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो यह प्राकृतिक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन है। नंदलाल वर्सेज पंजाब राज्य के मामला इसमें इंपॉर्टेंट है। इस मामले में निवारक निरोध के संदर्भ में बंदी को अधिवक्ता करने का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि निरोधित करने वाले अधिकारी को अधिवक्ता के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अभियोजन पक्ष तो अपना मत अधिवक्ता के जरिए रख रहा है, जबकि जिसे डिटेन किया गया था उसे वकील करने का अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि ये प्राकृतिक न्याय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। तो इस प्रकार आज हमने दूसरा सिद्धांत ऑडी अल्ट्रम पार्टम सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए उस पर अपनी चर्चा की।